नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का कक्षा 7 का पाठ 8, जिसका नाम है शाम एक किसान, और इसके कवि हैं श्रीमान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पाठ पढ़ने से पहले छोटा सा कवि परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 बस्ती उत्तर प्रदेश जिले के पिकोरा जिले के शिव गुलाम मोहल्ले में हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल सक्सेना और माता का नाम सौभाग्यवती देवी था, जो कि एक अध्यापिका थी। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना पूर्ण योगदान दिया। इन्होंने कई साहित्य रचनाएं की और हिंदी साहित्य में अपना नाम बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने खूब प्रयास किया। इनकी रचनाएं हैं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, बकरी, लड़ाई, जंगल का दर्द आदि। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है खूंटियों पर टंगे लोग, जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। पाठ का नाम है शाम एक किसान, यानी शाम को क्या दी गई है, किसान की संज्ञा दी गई है। जो यहाँ पर एक सर्दी की शाम का वर्णन है, जिसका कवि प्राकृतिक वर्णन कर रहा है। इतना मनोरम चित्रण, इतना सुंदर चित्रण किया है कवि ने, यानी प्रकृति का मानवीकरण किया है, यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव दिखाना। इस पाठ के अंदर आप, इस कविता के अंदर आप पढ़ेंगे कि किस तरीके जाड़े की शाम को कवि जिस तरीके से उसको देखता है और अपनी कल्पना के आधार पर किस तरीके से सुंदर प्रकृति का मानवीकरण करता है। आइए पढ़ते हैं हम इनके द्वारा लिखित ये पंक्तियां। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, यानी कवि कहता है आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, यानी कवि कह रहा है कि सर्दी का समय है और शाम का मौसम है। उस समय उसको एक पहाड़ दिखाई देता है और वो कैसा लग रहा है कि पहाड़ एक किसान की तरह बैठा है और आकाश उसको कैसा प्रतीत हो रहा है। उस किसान ने, उस पहाड़ ने क्या कर रखा है, एक साफा पहन रखा है। वो कैसा साफा, आकाश रूपी साफा पहन रखा है। सूरज की चिलम खींचता, यानी आप देखते हो सूर्य जब अस्त होता है तब वो बिल्कुल छोटा दिखाई देता है और कम रोशनी देता है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि पहाड़ बैठा है, पहाड़ के रूप में एक किसान बैठा है, उसके ऊपर आकाश रूपी साफा पहना हुआ चिलम खींचता है, यानी एक मिट्टी का पात्र होता है जिसके अंदर आग जलाकर तंबाकू पी जाती है, तो वो चिलम खींच रहा है, यानी उसका क्या ले रहा है, कस ले रहा है। बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। यानी कवि कह रहा है कि एक पहाड़ जो किसान का रूप धारण करके बैठा है, उसने सिर पर क्या पहन रखा है, आकाश रूपी साफा पहन रखा है और सूरज रूपी चिलम पी रहा है। और क्या कहता है, जिस तरीके से वो बैठा है उसके घुटनों से नदी बह रही है, यानी उसके घुटने पर से जो नदी बह रही है वो कैसी लग रही है, जैसे उसने क्या ओढ़ रखी हो, कोई चादर ओढ़ रखी हो। पास दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी पास ही में क्या है, पलाश का जंगल है। पलाश के जो फूल होते हैं वो लाल कलर के होते हैं, तो वो अंगीठी, यानी जो अंगीठी जल रही है, जिस तरह अपन अंगीठी में कोयला जलाते हैं तो वो लाल लाल दिखाई देते हैं, तो उसी तरह पास के जंगल के जो फूल हैं पलाश के, वो कैसे लग रहे हैं, जैसे अंगीठी में कोई कोयले दहक रहे हो, कोई पलाश के फूल दहक रहे हो। अंधकार दूर पूर्व में, यानी अंधकार दूर पूर्व में। अब क्या आपको पता है, सूर्यास्त का समय है, शाम का समय है, तो सूर्य किधर अस्त होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो पूर्व में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो वो कह रहा है अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, यानी दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पूर्व दिशा में क्या हो रहा है, अंधेरा फैल रहा है और वो उसको कैसा प्रतीत हो रहा है, भेड़ों के गले सा। भेड़ों के गले से यानी जैसे भेड़ों ने क्या कर रखा है, समूह, भेड़ जो होती है वो उन्होंने समूह बनाकर बैठी, यानी सारी भेड़ें क्या होकर समूह बनाकर बैठी या झुंड में बैठी है। इन पूरी पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि एक पहाड़ रूपी किसान है जिसने आकाश रूपी साफा पहन रखा है, सूरज रूपी चिलम पीड़ रहा है, उसके घुटनों पर नदी रूपी चादर
बह रही है और नदी रूपी चादर ओढ़ रखी है और पलाश के जंगल, जो पलाश के लाल लाल फूल है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में क्या जला रखे हैं, कोयले जला रखे हैं। और पूर्व दिशा में क्या हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा छा रहा है। वो कैसा लग रहा है, जैसे कोई भेड़ों का झुंड, गल्ले सा मतलब भेड़ों का झुंड सिमट कर बैठा हो। आइए लेते हैं अगली पंक्तियां। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने दी आवाज, सुनते हो चिल्लम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी वो पहाड़, किसान रूपी पहाड़ बैठा है, आकाश रूपी साफा पहन रखा है, चादर, नदी रूपी चादर ओढ़ रखी है, पास में जंग पलाश के जो फूल हैं वो खिले हुए हैं, पूर्व में अंधेरा हो रहा है। अचानक से क्या होता है, वो सूरज रूपी चिल्लम पी रहा होता है, खींच रहा होता है। अचानक में मोर की आवाज कहीं से उसको सुनाई देती है और सुनते ही क्या होता है, चिल्लम औंधी, यानी उसके हाथ में जो सूरज रूपी चिल्लम थी वो औंधी यानी गिर गई, उलट गई, धुआं उठा। और जैसे ही चिल्लम नीचे गिरी तो क्या उठा, धुआं उठा। धुआं उठा का मतलब यहाँ पर चिल्लम, जैसे सूरज रूपी चिल्लम, जैसे सूरज पूरा तरह से अस्त हो जाता है, जैसे वो नीचे गिर गया तो क्या हो गया, धुआं उठा, यानी सब तरफ क्या हो गया, अंधेरा हो गया, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। यानी अचानक से क्या होता है, वो जैसे ही मोर की आवाज सुनता है उसके हाथ में से वो चिल्लम गिर जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इन पूरी पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किस तरीके से, देखो, अपनी कल्पना के आधार पर कितना सुंदर वर्णन किया है पहाड़ को किसान की संज्ञा देकर, कि पहाड़, जब अपन शाम के समय पहाड़ को देखते हैं तो वो कैसा प्रतीत हो रहा है कि पहाड़ ने क्या कर रखा है, आकाश रूपी साफा पहनकर, नदी रूपी चादर ओढ़कर, पास में आसपास पलाश के लाल लाल क्या खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, और पूर्व में क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। और अचानक से कहीं से मोर की आवाज सुनता है और वो सूरज रूपी चिल्लम उसके हाथ से गिर जाती है और अंधेरा हो जाता है। यानी कवि ने कितना सुंदर चित्रण किया है शाम का, कि शाम को समय जिस तरीके से ये सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, इसका कितना सुंदर चित्रण किया है कि पूर्व में क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है और अचानक से मोर की आवाज सुनकर चिल्लम और नीचे गिर जाती है। यानी सूर्य क्या हो जाता है, चिल्लम का नीचे गिरना, सूर्य पूरी तरह से अस्त हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। यानी शाम से रात होने का वर्णन बहुत ही अच्छा किया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। ये हो गया अपने कक्षा 7 का पाठ 8 पूरा। लेते हैं अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। देखिए, इस पाठ के पीछे आपको कविता का पूरा सारांश दे रखा है, जो कि इस तरीके से है। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, यानी प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया था कवि ने। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है, आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान लग रहे हैं। पूर्व क्षितिज पर, यानी पूर्व का जो छोर है उस पर घना होता अंधेरा झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिल्लम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है, चिल्लम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और अंधेरा छा जाता है। ये आपकी कविता का पूरा वर्णन पीछे दे रखा है। ये हो गया अपने कक्षा 7 का पाठ 8 पूरा। लेते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश को साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता में नदी और चादर दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी और चौथी
और पांचवी एक रूपता को खोजकर लिखिए। यानी ये जो पंक्तियां थी इसके अंदर उपमा अलंकार था, यानी इसको इसके समान बताया गया है। इसके अंदर देखो, पहली तो बता दी इसमें ने एक रूपता किसकी बताई थी, पहले आकाश, और आकाश को साफे के रूप में बताया, और दूसरी तीसरी बताई नदी, और नदी को चादर के रूप में। अपने से पूछा है दूसरी और चौथी और पांचवी एक रूपता। तो दूसरी एक रूपता है सूरज और चिल्लम। जो डूबता हुआ सूरज है वो अपने को कैसा लग रहा है, चिल्लम में दिखाई देना। यानी यहाँ पर दूसरी एक रूपता क्या है, सूरज कैसा दिख रहा है, जैसे कोई चिल्लम खींच रहा हो। अगला है चौथी एक रूपता, इसमें बताई है पलाश के जंगल और अंगीठी। यानी पलाश के जंगल, पलाश के पेड़ों पर जो फूल खिले थे वो कैसे लग रहे थे, जैसे अंगीठी में कोई कोयले जल रहे हो। और पांचवी एक रूपता बताई है अंधकार और भेड़ों के गल्ले। अंधकार यानी आपको बताइए पूर्व दिशा में अंधेरा हो जाता है, तो पूर्व दिशा में जो अपने को दिखाई देते, वो कवि ने उसकी उपमा किसे दी है, भेड़ों के गल्ले से, यानी भेड़ों का झुंड। ये हो गया आपने इस पाठ का प्रश्न एक पूरा। दूसरा है शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, इसका उत्तर है शाम सूरज के पश्चिम में क्षितिज पर पहुंचने पर शुरू हुई। यानी शाम कब होती है, जब सूरज पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा के छोर पर आ जाता है, तब शाम शुरू होती है। आपको पता ही है सूरज उदय किधर से होता है, पूर्व से, और अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में। अगला प्रश्न है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। उत्तर है इसका तब से लेकर सूरज डूबने में लगभग आधे घंटे का समय लगा। यानी जब कवि जिस समय का वर्णन कर रहा है तब कितना समय लगता है उसमें, कि आधे घंटे का समय लगा। यानी शाम से अंधेरा होने में कितना समय लगा, आधे घंटे का। अगला है इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। यानी इस बीच आप आसमान में आप क्या क्या परिवर्तन देखते हो। उत्तर है इसका इस बीच में आसमान में कई दृश्य बदले। सूरज के पश्चिम में क्षितिज पर पहुंचते ही आकाश पीले और लाल प्रकाश से युक्त हो गया। यानी सूरज के पश्चिम में क्षितिज पर पहुंचते ही, आपको पता है सूरज बिल्कुल तेज होता है पहले तो, और जैसे ही वो पश्चिम में जाता है तो धीरे धीरे लाल होने लगता है, पीला होने लगता है, प्रकाश से युक्त हो गया। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते ही पक्षियों के समूह कलरव करते हुए दिखाई देने लगे। यानी आपको पता है पूर्व में सूर्य उदय होता है तो सारे पक्षी अपने अपने काम पर जाते हैं, और जैसे ही और सूर्य अस्त होने लगता है तो वापस क्या करते हैं, अपने घर आने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है, पक्षियों का कलरव यानी पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। सूरज डूबते ही पूर्व दिशा में हल्का सा अंधेरा छा गया और धीरे धीरे सारे आकाश में क्या हो गया, अंधकार छा गया और रात हो गई। अगला प्रश्न है मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांध दिए। ये आपको स्वयं करना है। आपको इस कविता में जिस तरीके से पक्षी बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, इसको आपको एक दूसरे की पंक्तियों में आपको बातें करवानी है, यानी पक्षियों को, वो आप स्वयं करेंगे। अनुमान और कल्पना के आधार पर जो प्रश्न दिए हुए वो आप स्वयं कीजिए। आगे है भाषा की बात, यानी व्याकरण की दृष्टि से जो प्रश्न दे रखे हैं आज हम वो करेंगे। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यानी यहाँ पर जो लिखे हुए शब्द हैं इनको आपको बताना है ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है। पहला है क, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। यानी चादर सी के नीचे क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, रेखांकित कर रखा है इसको। तो ये चादर क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है। क्या है, संज्ञा शब्द। अगला है सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ला भी यहाँ पर क्या है, संज्ञा। क्या है गल्ला, यहाँ पर संज्ञा। अगला है पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। यानी पर्दे की उपमा दी है, पर्दा। पर्दा भी क्या है, यहाँ पर एक संज्ञा है। अगला है मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। अब मरियल यहाँ पर क्या है, ये तो संज्ञा नहीं है, ये क्या बता रहा है, कुत्ते की विशेषता बता रहा है। तो मरियल यहाँ पर क्या है, विशेषण।
अगला है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। अब दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा, छोटा बड़ा ये सब क्या बता रहा है, दिल की विशेषता बता रहा है। कैसा है दिल, छोटा है या बड़ा है, तो छोटा सा भी यहाँ पर क्या है, विशेषण। अंतिम है घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया, आप रेखांकित कर रखा है नन्ही सी। नन्ही सी किसकी विशेषता बता रहा है, चिड़िया की। चिड़िया कैसी है, नन्ही सी या छोटी सी, तो ये भी क्या हो गया, विशेषण। ये हो गए आपके व्याकरण से संबंधित दिए हुए प्रश्न थे वो पूरे। अब नीचे हैं निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके आपके संदर्भों में करेंगे प्रत्येक शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। ये हो गया अपने कक्षा 7 का पाठ 8 पूरा। धन्यवाद।